अभिमन्यु कहता है, इसकी वजह उसका अभिशाप है। कायर हैरानी के साथ कहता है, अब भला शव संभालने के पीछे अभिशाप कैसे हो सकता है? अभिमन्यु जवाब देता है, यार तुम लोग भूल रहे हो, यक्षिणी अपने शिकार करने के बाद कोई सी पूजा करती है। हो सकता है शव संभाल कर रखना भी उसके अभिशाप का ही कोई हिस्सा हो। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर शालिनी आ जाती है। जैसे ही शालिनी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर आती है, अभिमन्यु एकदम चुप हो जाता है। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अचानक खामोशी छा गई थी। शालिनी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाती है और युग के पास आकर बैठ जाती है। सबको एकदम से चुप होते देख शालिनी एक एक करके सबके चेहरे देखते हुए पूछती है, क्या हुआ? आप लोग मुझे देखकर चुप क्यों हो गए? कुछ जरूरी बात चल रही थी क्या? कहीं मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गई? युग जवाब देता है, नहीं शालिनी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। शालिनी तुरंत पूछती है, किस बारे में? कछुआ बिना सोचे समझे बोल पड़ता है, यक्षिणी, यक्षिणी के अभिशाप के बारे में। क्या तुम्हें कुछ पता है यक्षिणी के अभिशाप के बारे में? शालिनी हंसते हुए जवाब देती है, भला मुझे कैसे यक्षिणी के अभिशाप के बारे में पता होगा? मैं थोड़ी यक्षिणी हूँ। इतना कहकर शालिनी हंसने लग जाती है, पर वहां पर बैठा कोई भी व्यक्ति उसके सिवा हंसता नहीं है। सबके चेहरे के रिएक्शन देखकर शालिनी मामले को संभालते हुए उदासी के साथ कहती है, मुझे तो खुद मेरे बारे में नहीं पता, तो मुझे यक्षिणी के अभिशाप के बारे में क्या पता होगा भला? कायर शालिनी की उदासी समझते हुए कहता है, कछुए, तू भी ना कैसे सवाल पूछता है, सब कुछ जानते हुए भी। ऐसे भी कोई सवाल पूछता है क्या किसी से? कछुआ बड़बड़ाता है, यार मैंने तो बस ऐसे ही पूछ। कछुआ अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही शालिनी बोल पड़ती है, एक तरीका है जिससे मुझे लगता है कि हम यक्षिणी के अभिशाप के बारे में पता लगा सकते हैं। कछुआ बौखलाहट के साथ बोल पड़ता है, कौन सा तरीका शालिनी, जल्दी बताओ। शालिनी धीरे धीरे जवाब देती है, यक्षिणी के ताज के बारे में पता लगाकर। मुझे लगता है कि यदि हम यक्षिणी के ताज के बारे में पता लगाएं तो हम उसके अभिशाप तक पहुंच सकते हैं। कोई कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। भला यक्षिणी के ताज का उसके अभिशाप से क्या लेना देना? शालिनी तुरंत कहती है, लेना देना है अभिमन्यु, आखिर यक्षिणी का ताज उससे ही जुड़ी हुई चीज है, तो हो सकता है उसका अभिशाप भी उसके ताज से जुड़ा हो। अभिमन्यु अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता यक्षिणी के ताज और उसके अभिशाप का दूर दूर तक भी कोई कनेक्शन है। शालिनी भी अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहती है, कनेक्शन है अभिमन्यु, हमें यक्षिणी के ताज को ढूंढना चाहिए, तभी हम उसके अभिशाप तक पहुंच सकेंगे। अभिमन्यु पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही युग अपने आसपास कुछ सूंघते हुए कहता है, यार तुम्हें कुछ अजीब से स्मेल नहीं आ रही? कछुआ अपने बगल में सूंघते हुए कहता है, हाँ यार, आ तो रही है। सब लोग अपने आसपास कुछ सूंघने लग जाते हैं और सभी को एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। अभिमन्यु उस स्मेल को अच्छे से सूंघते हुए कहता है, ये स्मेल तो ऐसी है जैसे कुछ जल रहा है, पर क्या? युग सोफे पर खड़े होते हुए कहता है, ये स्मेल तो बाहर से आ रही है, लगता है बाहर कुछ जल रहा है। कायर भी सोफे पर से उठते हुए कहता है, पर बाहर क्या जल सकता है? तेरे भैया की चिता तो पूरी जल चुकी थी ना, और उसकी महक ऐसी नहीं थी। युग कायर के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, जल्दी जल्दी ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर निकल जाता है और उसके बाहर निकलने के साथ ही उसके सब दोस्त लोग बाहर निकल जाते हैं। जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर का मंजर देखकर युग के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। युग की आंखों के अंदर जलते हुए अंगारों के शोले थे। उसकी आंखों के सामने उसकी बांस की फसल में आग लग चुकी थी। बांस की फसल एक साइड से जलना शुरू हो गई थी, जिसे अभी भी बुझाया जा सकता था। बांस में ज्यादा आग नहीं पकड़ी थी। कछुआ जलते हुए बांस को देखते हुए कहता है, ये क्या, इस बांस में आग कैसे लग गई? कायर आग की लपटों को देखते हुए कहता है, जिसने आसमान को छूना शुरू कर दिया था, मुझे तो लगता है ये सब यक्षिणी का किया धरा है। तूने तेरे विराट भैया का शव जलाया और उसने तेरी फसल, हिसाब बराबर। युग के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हालात ने उसकी जुबान छीन ली हो। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका सपना जल रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अभिमन्यु कहता है, गाइस, ये बातें करने का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द आग बुझानी पड़ेगी, वरना पूरे बांस जल जाएंगे। कायर पूछता है, पर हम आग बुझाएंगे कैसे? अभिमन्यु तुरंत जवाब देता है, पानी से, हमें कुएं से पानी लाना पड़ेगा और इस आग को फैलने से रोकना होगा।
अभी अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी आसमान में एक जोरदार बिजली चमकती है। बिजली इतनी तेज चमकी थी कि कुछ देर के लिए ऐसा लगा था जैसे सवेरा हो गया हो। बिजली चमकने के साथ ही बादल गरजने लग जाता है। बादलों के गरगराने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। कछुआ आसमान में मंडरा रहे काले बादलों को देखते हुए कहता है, लगता है भगवान ने अभिमन्यु तेरी सुन ली। देख, वो हमारे साथ है। लगता है बारिश होने वाली है। कछुए के बोलने की देर ही थी कि धीमे धीमे पानी की बूंदें बरसने लग जाती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। कायर बारिश की बूंदों को अपने हाथ से छूते हुए कहता है, अब हमें कुएं से पानी लाने की जरूरत नहीं। देखना, ये बारिश खुद आग को बुझा देगी। बारिश को देखकर युग और उसके दोस्तों ने अभी चैन की सांस ली ही थी कि तभी आसमान में जोर जोर से बादल आपस में टकराने लग जाते हैं। बार बार बिजलियां चमकने लग जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आ रहा हो। हवाओं का रुख बदल गया था और वो तेजी के साथ बहने लग गई थी, जो पानी से भरे बादलों को बहा कर ले जा रहा था। कछुआ आसमान में चमकती हुई बिजली को देखते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते आसमान में चमकती हुई बिजली बांस की फसल पर गिर जाती है और बांसों में आग लगनी शुरू हो जाती है। जितनी तेजी से बारिश नहीं हो रही थी, उससे कहीं ज्यादा तेजी से बांस की फसल में आग लग रही थी। बांस की फसल में फिर से आग लगनी शुरू हो गई थी और इस बार युग के दोस्त भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो भी युग की तरह एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था जिसमें आग और बारिश एक साथ हो। ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ आग ही आग थी, जिसमें सिर्फ बांस में आग लगी थी। उस आग ने ग्रेवयार्ड कोठी को छुआ तक नहीं था। ये एक हैरान करने वाली बात थी। देखते ही देखते युग की पूरी बांस की फसल में आग लग गई थी। एक तरफ बारिश में युग की फसल में आग लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश में अमोदिता और रजनी हवेली से बाहर निकल चुकी थी। बारिश से बचने के लिए दोनों ने ही अपने हाथ में छाता पकड़ा हुआ था, पर बारिश इतनी तेज हो रही थी कि वो छाता भी उन्हें भीगने से बचा नहीं पा रहा था। पैरों के पास से रजनी की साड़ी गीली हो चुकी थी तो अमोदिता का पैजामा। अमोदिता अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, माँ, मैंने कहा था ना कल चल देंगे, आज बहुत बारिश होगी, पर तुम मेरी बात मानती कहाँ हो? देखा ना तुमने, तुम्हारे कारण कितनी भीग गई हूँ मैं। अगर मुझे सर्दी हुई तो देख लेना तुम, फिर मैं कोई काम नहीं करने वाली। सारे काम तुम्हें अकेले ही करने पड़ेंगे। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ, कर लूंगी मैं सारे काम अकेले। नालायक लड़की, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे घर के सारे काम तू अकेले करती है। एक काम तो ढंग से करती नहीं, आई बड़ी मुझे सुनाने। अमोदिता नाराजगी के साथ कहती है, माँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि हम कल चले जाते उस जगह। आज जाना जरूरी था क्या? रजनी थोड़े गुस्से के साथ कहती है, हाँ जरूरी था। तू भूल मत, तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे आज उस जगह पर ले जाएगी जहाँ पर वो त्रिकोण हवन कुंड है। अमोदिता कहती है, हाँ किया था मैंने वादा, पर मुझे थोड़ी पता था कि रात में इतनी बारिश होगी कि मैं ठीक से चल भी नहीं पाऊंगी। रजनी जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, तू भूल मत नालायक लड़की, तू एक सौदाइन है और एक असली सौदाइन वही होती है जो अपने वादे की पक्की रहती है। चाहे बारिश आए या तूफान या फिर ये दुनिया ही क्यों ना खत्म हो जाए, सौदाइन को उसके वादे पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता, समझी तू? अमोदिता ना चाहते हुए भी हामी भरते हुए कहती है, हाँ समझ गई माँ। रजनी अपनी आंखों की चमक तेज करते हुए कहती है, मैं बस वो त्रिकोण हवन कुंड देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तुझे नहीं पता वो त्रिकोण हवन कुंड कितना शक्तिशाली है। उसमें कई काली शक्तियां समाहित होती हैं। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, त्रिकोण हवन कुंड को देखना चाहती हो या मेरे उस अनंत संदूक को? मुझे सब पता है माँ, तुम कितनी लालची हो, मेरे सारे गहने हथियाना चाहती हो। रजनी झट से अमोदिता से पूछती है, क्या बोला तूने? अमोदिता बात को पलटते हुए कहती है, मैंने कहा माँ जल्दी चलो वरना सुबह हो जाएगी, अभी हमें और आगे चलना है। रजनी आगे कदम बढ़ाते हुए कहती है, हाँ चल तो रही हूँ, और कितनी तेज चलूं? कुछ ही देर में अमोदिता रजनी को उसी जगह पर लेकर आ जाती है जहाँ पर त्रिकोण हवन कुंड था। दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। वहां पर अमोदिता और रजनी के सिवा कोई नहीं था। अमोदिता को डर था कि फिर से उस आदमी की उसे आवाज सुनाई न देने लग जाए, इसलिए वो अभी भी डर के कारण कपकपाए जा रही थी। रजनी की नजर अभी तक त्रिकोण हवन कुंड पर नहीं पड़ी थी, ना ही अमोदिता ने उस तरफ अभी तक इशारा किया था। रजनी तो आसपास की चीजों को देखने में ही अभी तक लगी हुई थी और उन्हें देखकर खुश होती जा रही थी। रजनी वहां पर बनी लकड़ी की यक्षिणी की मूर्ति को देखते हुए कहती है, अद्भुत,
मैं महसूस कर पा रही हूँ कि यहाँ पर काली शक्तियों की ताकत और बढ़ गई है। मैं वो काली शक्तियाँ महसूस कर सकती हूँ। अमोदिता घबराते हुए कहती है, माँ तुम्हें जो करना है जल्दी करो। जिसकी ये जगह है अगर वो आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें नहीं पता उस आदमी की आवाज कितनी खतरनाक थी। जब आवाज ही इतनी खतरनाक थी तो वो आदमी कितना खतरनाक होगा। रजनी गुस्से के साथ कहती है, तेरी माँ से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है, समझी तू? और तू एक सौदाइनी है नालायक। सौदाइनों को किसी से डरना नहीं चाहिए, समझी? बात को बदलने के लिए अमोदिता त्रिकोण हवन कुंड की तरफ इशारा करते हुए कहती है, माँ वो देखो त्रिकोण हवन कुंड। यही वो हवन कुंड है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जब रजनी की नजर त्रिकोण हवन कुंड पर पड़ती है तो उसकी उससे नजर हट ही नहीं रही है। वो उसे ही निहारते रहती है। रजनी त्रिकोण हवन कुंड की कलाकृति को देखते हुए कहती है, अद्भुत। जितना मैंने इसके बारे में सुना था कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। अमोदिता त्रिकोण हवन कुंड के पास जाते हुए कहती है, माँ ये हवन कुंड सिर्फ दिखता ही अद्भुत नहीं है बल्कि काम भी अद्भुत करता है। तुम्हें जो भी चीज चाहिए तुम बस बोलो, फिर देखना कैसे ये तुम्हारे सामने वो पेश करता है। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे सब पता है इस त्रिकोण हवन कुंड के बारे में, समझी? तू ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, समझी? नालायक कहीं की। अमोदिता शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेती है। बारिश अभी भी हो रही थी पर इसका रजनी और अमोदिता पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अमोदिता ने तो फिर भी छाता पकड़ा हुआ था, पर जब से रजनी ने त्रिकोण हवन कुंड देखा था उसने अपने हाथ से छाता छोड़ दिया था और वो भीगने लग गई थी। रजनी त्रिकोण हवन कुंड के सामने अपने हाथ जोड़ती है और कहती है, चमगादड़ के पंख। जैसे ही रजनी ये बात बोलती है अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये माँ चमगादड़ के पंख क्यों बोल रही है? आखिर माँ चमगादड़ के पंख से क्या करने वाली है? रजनी इंतजार करने लग जाती है हवन कुंड में से चमगादड़ के पंख के निकलने का, पर त्रिकोण हवन कुंड में से कुछ नहीं निकलता है। रजनी फिर एक बार हाथ जोड़ते हुए कहती है, चमगादड़ के पंख, पर फिर त्रिकोण हवन कुंड में से कुछ नहीं निकलता है। रजनी गुस्से के साथ कहती है, इसमें से चमगादड़ के पंख क्यों नहीं निकल रहे? अमोदिता घबराते हुए कहती है, पता नहीं माँ, कुछ और बोलकर देखो माँ, शायद वो निकल जाए। रजनी फिर कहती है, तितली के पंख। अमोदिता मन ही मन सोचती है, फिर पंख? आखिर ये माँ चाहती क्या है? रजनी फिर इंतजार करती है पर इस बार भी त्रिकोण हवन कुंड में से कुछ बाहर नहीं आता, जिसे देखकर अमोदिता और रजनी दोनों सकते में आ जाते हैं। अमोदिता घबराते हुए कहती है, इस हवन कुंड में से कुछ बाहर क्यों नहीं निकल रहा? कहीं ये खराब तो नहीं हो गया? अमोदिता ना में अपना सिर हिलाते मन ही मन कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर इसी के भरोसे तो मैं वंदना भाभी के लिए उल्लू की हड्डी लेने आई थी ताकि वो क्रकड़ हथियार बना सके यक्षिणी को मारने के लिए। अगर मुझे उल्लू की हड्डी नहीं मिली तो वंदना भाभी युग जी को पाने में मेरी मदद कभी नहीं करेगी और वो मेरे कभी नहीं हो पाएंगे। अमोदिता मन ही मन ये सब सोच ही रही थी कि तभी रजनी तुरंत हवन कुंड के पास पालथी मारकर बैठती है और अपनी आंखें बंद करके हवन कुंड के ऊपर मन ही मन कोई सा मंत्र पढ़ते हुए हाथ फेरने लग जाती है। अमोदिता घबराते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो माँ? ये तुम्हें क्या हो रहा है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्ष